द ट्यूशन टाइम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं प्रश्नों की उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर जो शेष क्वेश्चन आए थे उनको हल करने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ। लिखित परीक्षा में जो खंड ब से क्वेश्चन आते हैं उसका 2 नंबर वाले ये क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये 2 मार्क्स में आएंगे। आपको लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 2 करड़ी में 6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको पूछा है कि इसका गुणनखंड करना है, तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने का रूल आपको पता ही होगा। उसी के हिसाब से हम इसका गुणनखंड करते हैं। चलिए देखते हैं। गुणनखंड करने का जो रूल होता है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास में 3 दूना 6 आ जाता है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट दी गई है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। मतलब इसका गुणा करने के बाद 6 आ जाता है। अब दोबारा से इसका ऐसा खंड करते हैं कि हमारे पास इसका यहाँ पर जो चिन्ह आया हुआ है इसको सपोज 2 भागों में बांटे, तो 2 भाग में ऐसे 2 भाग में बांटना होता है कि इन दोनों भागों का गुणनफल इसके और इसके बराबर हो। और यहाँ पर चिन्ह के हिसाब से अगर ये चिन्ह धन है तो दोनों खंडों का गुण ये योगफल धन चिन्ह आने पर दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पर ऋण चिन्ह आता है तो दोनों का अंतर इसके बराबर होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 करड़ी में 6 और यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन भी है 6 का, यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 6 गुणे 1। अगर ये ऑप्शन हम चुने या फिर इसका गुणनखंड कर दें 2 गुणे 3 गुणे 1, तो इनमें से कोई संख्या इस संख्या को फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हमेशा अपरिमेय संख्या में ही फैक्टराइज करना पड़ता है, तो ये हमारा गुणनखंड फेल हो जाएगा। यानी इस प्रक्रिया के तहत हम इसको नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसका एक अपरिमेय गुणनखंड ही फाइंड करना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6, अगर हम इस तरह की सिचुएशन लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 के इक्वल आएगा, यानी ये 6 आपका आ ही जाएगा। तो प्रश्न में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, अगर x की 1 घात का गुणांक अपरिमेय संख्या है और a तथा c दोनों परिमेय संख्याएं हों, उस स्थिति में इसका जो गुणनखंड बनाते हैं उन गुणनखंडों को अपरिमेय रूप में लिखना जरूरी होता है। यानी उसके दोनों ही खंड कैसे होने चाहिए, अपरिमेय होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं करड़ी में 6 और करड़ी में 6 2 गुणनखंड आ चुके, इनका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारा 6 बनता है। और यहाँ पर धन चिन्ह होने के नाते इसको जोड़ दें, अगर करड़ी में 6 धन करड़ी में 6 तो हमारा मिलता है 2 करड़ी में 6। तो बेटा इसमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या दी हुई है, यहाँ पर परिमेय संख्या दी हुई है, गुणा करने के पश्चात आपका रिजल्ट जो बनता है वो आता है 6 और इसी का खंड करने के चक्कर में पड़ते हैं। यानी 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 2 3 एंड 1 इसका फैक्टर बन गया। लेकिन ज़रा सोचिए, इन फैक्टरों से ये बीच की क्वांटिटी प्राप्त कर पाना असंभव है। असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। ये ऐसा प्राप्त नहीं कर सकते, ये तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसका गुणनखंड अपरिमेय संख्या के रूप में लिया जाए। तो अब आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको ही लिखा जा सकता है, करड़ी में 6 और करड़ी में 6 इसके 2 गुणनखंड हो गए। जोड़ने के पश्चात आपका 2 करड़ी में 6 आता है, सो हमारे पास में लिखा है, तो इसी को हम विस्तार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - करड़ी में 6, इसको 2 बार लिख लेते हैं, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, ये टोटल का 2 करड़ी में 6 बन जाता है, इंटू x + 2 बराबर 0। अब x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x² - करड़ी में 6x, इधर से माइनस का गुणा इधर से x का गुणा, तो ये फिर से हो जाता है माइनस करड़ी में 6x + 2 बराबर 0। याद रखिएगा, आपको मैंने अभी बताया, यहाँ पर जो मिल रहे हैं ये मिलने वाली संख्या अपरिमेय संख्याएं दोनों हैं, इसलिए क्यों ना हम इनको और इनको भी अपरिमेय संख्या का रूप दे लें तो अति बेटर होगा।
बहुत ही बेटर होगा आपके लिए कॉमन लेते समय। तो दुई को भी हम लिख सकते हैं दुई, ये जो दो आया हुआ है इसको लिखा जा सकता है करड़ी में दुई गुणे करड़ी में दुई। तो हम इसको अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 आया हुआ है, इसको भी हम ये लिख सकते हैं 3 बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। फिर से ये अपरिमेय संख्याओं के अलग अलग गुणनफल के रूप में होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में क्यों, तो इसका रीजन हम बाद में बताएंगे। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय भी हो सकती है। तो आइए चलते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और इसको लिखा जा सकता है करड़ी में 3 का वर्ग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 2 भाग में ब्रेक करते हैं। आई थिंक करड़ी में 6 इज इक्वल करड़ी में 3 गुणे 2 लिखा जा सकता है और ये बन जाएगा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, यानी करड़ी में 6 ये दोनों निहित है। करड़ी में 6 इक्वल होगा करड़ी में 3 और करड़ी में 2 दोनों के गुणनफल के। तो यहाँ से लिखा जा सकता है करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2। मैंने 6 की वैल्यू लिख डाली और इसके बाद में यक्स माइनस करड़ी में 6 में फिर दोबारा से वही काम करना है, वही वर्क करना है। तो ये मिलेगा करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 इंटू यक्स प्लस, अभी आप देखिएगा 2 को मैंने क्या कहा था, 2 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी करड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं बराबर 0 आएगा। अब आपको कॉमन स्पष्ट रूप से दिख गया होगा कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या राशि आ रही है। इन दोनों में ऑब्जर्व करें, दो टर्म्स का ऑब्जर्व करें तो इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 3 इसमें भी है और करड़ी में 3 इसमें भी है। सो एज ए कॉमन इसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर यक्स की वैल्यू 1 आ रही है, यक्स 1 यहाँ है, यक्स कॉमन होने के बाद आपका बचेगा। अब ध्यान देना है, करड़ी में 3 एक बार निकल चुका है तो एक बार बचा है करड़ी में 3 इंटू यक्स स्क्वायर, तो का यक्स 1 बचा है माइनस 8 प्लेस रह जाएगा। फिर दोबारा से करड़ी में 3 बाहर आ चुका है और फिर इसके बाद यक्स भी करड़ी में बाहर आ चुका है, तो बचने वाली राशि होती है करड़ी में 2 माइनस। अब इस टर्म्स को ध्यान से देखिएगा, इसमें सिर्फ करड़ी में 2 ही दोनों में वनिष्ठ आ रहा है, यानी इसमें से करड़ी में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो करड़ी में 2 कॉमन लेने के बाद आपका बचता है यहाँ से करड़ी में 3 और यक्स, तो ये बचेगा करड़ी में 3 इंटू यक्स, ऐसा लिख लीजिए। यहाँ पर करड़ी में 2 टाइम्स है तो यहाँ से बचता है। एक चीज़ और, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब हम कभी ऋण संख्या कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी जैसे ही इसके पहले कोष्टक पुट करते हैं वैसे ये पॉजिटिव चिन्ह नेगेटिव में चेंज होगा और यहाँ पर बचने वाली राशि करड़ी में 2 हो जाएगी बराबर 0। अब आप जरूर करते हैं इन दोनों पार्टों में से कॉमन क्या है। करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2, करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2, एज ए कॉमन इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2। अब जो बचने वाली राशि है उसको दोबारा से लिख लेते हैं, करड़ी में 3 एक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। आपको इसके मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। अब आपको ये बता दें कि 2 राशियों का गुणनफल 0 होता है, तो एक छोटा सा सिंपल फार्मूला समझ लीजिए, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दिया हुआ है तो ये देखिएगा कब 0 होता है। हम आपको एक बात बता दें, अगर y कोई नंबर है सच एज 2 ले लें तो ये 0 तब बनेगा जब इसका फर्स्ट नंबर 0 आएगा, तब जाके 0 को सेटिस्फाई करता है। तो निष्कर्ष ये मिलता है या तो यक्स 0 हुआ, अगर हम यक्स की 0 वैल्यू ना एक्सेप्ट करें, y को यक्स की कोई वैल्यू ले लें एज लाइक 5 और y की कोई वैल्यू ले लें एज लाइक 10, तो अब इसका 0 हो नहीं पाया। यानी निष्कर्ष ये मिला, इसको 0 हर बार रखना पड़ेगा, यानी तभी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं x इंटू वाई, या इसमें से x 0 हो तब इसका गुणनफल 0 होगा, या फिर y 0 हो तब इसका गुणनफल 0 हो, या फिर x और y दोनों ही 0 हों अलग अलग, तो 0 गुणे 0 बराबर 0 होता है। इसका मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष हमें मिला, अगर 2 राशियों का गुणनफल 0 है तो उनमें दोनों राशियों को अलग अलग 0 होना पड़ता है। वैसे आप पढ़े हैं गुणनखंड का रूल, तो फर्स्ट पार्ट 0 के बराबर दिखा दें तो ये मिलता है करड़ी में 3 यक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। ये खंड 0 के बराबर मिला।
अब इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं तो ये मिलेगा करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 2। अब x की वैल्यू डिफाइन हो गई करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, या फिर लिखा जा सकता है x बराबर करड़ी में 2 बटे 3। ये रहा आंसर। अब जरा विचार करें इन दोनों खंडों पर, ये पहला खंड और दूसरा खंड दोनों सेम सेम ही है, इसलिए दूसरी वैल्यू को निकालने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक मान ही मिलेगा, यानी ये द्विघात समीकरण। इससे ये भी स्पष्ट होता है यदि किसी समीकरण का एक मान मिले तो इसका b वर्ग माइनस 4ac क्या है, 0 है। आप चाहें तो रख के इसको चेक कर सकते हैं। इसका b वर्ग माइनस 4ac यदि निकालें तो ये 0 होगा। तो रिजल्ट मैंने पहली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रखा था कि यदि विविक्त कर 0 होता है तो उस द्विघात समीकरण का केवल और केवल एक ही मूल आता है। चलिए हम आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चित्र में त्रिभुज ABC और इसमें आपको दिया हुआ है BC समानांतर DE, यानी ये जो BC रेखाखंड खींचा गया है वो DE के समानांतर है। AD इज इक्वल x दिया है, यानी AD की जो वैल्यू दे रखी है वो x दे रखी है। BD की वैल्यू मैंने लिख दिया है, BD की वैल्यू x माइनस 2 दे रखी है। AE की वैल्यू x प्लस 2 रख दिए, x प्लस 2, और EC की वैल्यू x माइनस 1 रख दिया है। अच्छा, आपको पता होगा थेल्स प्रमेय क्या कहती है। थेल्स प्रमेय के अनुसार याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय हम बोल देते हैं यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मतलब किसी त्रिभुज में सपोज ये P है, ये Q है, ये R है, इसके लिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है, PQRST। सपोज कल्पना करें कि हमारे पास में एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है, QR के समानांतर ST हो, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है, यानी इन दोनों के अनुपात स्थिर होते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर ST और QR समानांतर हैं तो थेल्स प्रमेय ये कहती है ये ऊपर वाला खंड जो है, ये खंड बटे नीचे वाला खंड बराबर ये खंड बटे ये खंड, यानी अनुपातिकतः विभाजित होती है। यानी PS बटे QS ये बराबर होता है PT बटे RT, PT बटे RT। ये तब की शर्त है जब आधार के समानांतर एक रेखा खींची गई हो। तो यहाँ पर सेम कंडीशन दे रखा है ये जो BC समानांतर DE है, तो वो कह दिया BC समानांतर DE है, तो आपको इंगित कर रहा है कि आपको थेल्स प्रमेय लगानी है, क्योंकि BC समानांतर DE यदि है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि लगाना रहेगा, ये आपको पुस्तक में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना मस्ट होता है। हम नॉर्मली इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, थेल्स प्रमेय को ध्यान में रखते हुए इसको हल करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको पूरा करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन लगाने का जो तर्क होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया है उस प्रकार से इसका सलूशन लिखेंगे। सलूशन में आप यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि BC समानांतर DE है, चूँकि BC समानांतर DE है। अब जैसे ही आप BC समानांतर DE का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है, अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई हो तो इसकी शेष दोनों भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है ये रेखा DE, यानी AD और BD का जो अनुपात होगा AE और CE के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये लाइन लिखने के बाद आप ये लिखिएगा AD बटे BD बराबर AE बटे CE, AE बटे में CE हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लीजिएगा थेल्स प्रमेय
से, थेल्स प्रमेय से इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप लिखिएगा, अब देखिएगा AD की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, x। वैसे नॉर्मली आप लिख सकते थे यह बटे यह बराबर यह बटे यह, और आपको एक इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन को हल कर लेना था। लेकिन चूंकि सवाल 2 नंबर में आएंगे, इसलिए शॉर्टकट प्रोसेस अगर अपनाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से लिखने पर ही डिपेंड होगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे AD की वैल्यू जो आ चुकी है x, तो इसको x लिख लें, बटे BD की वैल्यू, जो BD की वैल्यू है ये x-2, तो यहाँ पर x-2 लिख देते हैं, बराबर AE की जो वैल्यू आ चुकी है ये है x+2, तो इसे x+2 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय। अब CE की जो वैल्यू आती है, यहाँ पर देखिएगा CE लिखा हुआ है, तो CE की वैल्यू हम इस चित्र से स्पष्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा x-1। अब ये इक्वेशन मिल गया आपको, इसको सीधी सी बात है गुणा करके या फिर सरल करके हल करके x का मान निकाल लेना होगा, यानी इसका क्रॉस मल्टीपल कर दें, वज्र गुणन कर दें या तिरछा गुणा कर दें, तो आपको मिलता है इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो आप इधर कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो इधर कर लीजिए, तो ये मिलता है x कोष्ठ में x-1 बराबर अपनी जगह पर x+2 यहाँ पर रह गया, फिर इसके बाद x-2 इधर आके गुणा करेगा, क्योंकि हर वाली राशि उठ के इसमें गुणा कर रही है। अब इसका नॉर्मली हमें हल करना है, ये मिल जाएगा x² - x बराबर, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे आपको फार्मूला होगा, अगर चाहें तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, a+b इंटू a-b बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं a+b a-b, तो यहाँ से मिल जाएगा x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर x² से x² कैंसिल होता है। अब ऐसा नहीं कि आप माइनस भी यहीं काट दीजिएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही साथ काट नहीं सकते, समीकरण के कुछ रूल होते हैं, इन रूल के तहत चलना पड़ता है। अभी आपको लिखना पड़ेगा -x = -2 का वर्ग, जिससे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये मिल जाएगा x = 2 × 4, तो ये x की वैल्यू हमें 4 आती हुई। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसमें किसी भुजाओं को भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड अन्य भुजाएं भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ तो अभी आपको x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू निकल गई। आपसे AD पूछता है तो AD की वैल्यू x हो गई। अगर सपोज AE पूछ देता, तब अब AE पूछता तो आपके सामने एक चुनौती हो जाती, क्योंकि क्वेश्चन में x की जगह उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ AE लिखना है। अगर वो AE लिखता है तो AE की वैल्यू इसी संदर्भ में हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि AE की जो वैल्यू हमें दिखाई गई है, यहाँ से AE की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, AE = x+2, यानी AE = x की वैल्यू जो आपने प्राप्त कर रखी है 4, तो यहाँ पर 4 डालते हैं, प्लस ये 2 डाल देंगे, तो ये मिल जाएगा AE = 4 + 2 6। अभी इस पर रिलेटेड एक बात और पूछी जाती है, जो प्रायः पूछी जाती है और मोस्टली वही पूछी जाती है, आपको इन भुजाओं में भी अनुपात पूछा जा सकता है, या फिर इन भुजाओं की लंबाइयाँ पूछी जा सकती हैं, आपको पता हो चुका है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा ड्राफ्ट करते हैं और x की वैल्यू लिख लेते हैं। इससे आधारित आपको क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से इस पर आधारित जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी की वैल्यू आपको बता दूँ। प्रायः एग्जाम में इनकी वैल्यू न पूछकर या तो इसकी पूछता है या तो इसकी पूछता है, उसके हिसाब से पूछता है। अगर इनमें से सबकी वैल्यू पता है तो आप निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ मिली हैं, इन सभी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें कुछ ट्रायंगल इस टाइप का दिखता है, ज़रा सा रख के देखिएगा। x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाता है आपका, यानी आपको ये पता चल गई AD की लंबाई आपकी 4 आ रही है। फिर इसके बाद अगर x की वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं तो 4 में से अगर घटा दें, 4 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो 4 - 2 लिखें तो ये मिलता है 2। अब फिर इसके बाद यहाँ पर 4 और 2 अगर 4 की वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये 4 + 2 तो ये बन जाएगा आपका 6, ये लंबाई आपकी 6 मिल गई। और यहाँ पर 4 की वैल्यू रख दें तो 4 - 1 यानी ये आपका मिलता है 3। अब यहाँ से देखिएगा थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय क्या कहती है, अगर
थेल्स उपप्रमेय लागू करें तो ये होता है छोटे त्रिभुज की भुजा, मतलब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। निष्कर्ष पहले आप ये दिखा सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है यानी समांतर है, तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और जब एक समांतर रेखा, दो समांतर मतलब रेखाएं खींची गई हों, को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। इन केस अब ये समांतर रेखाएं हो गई, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोण बराबर हुआ। और फिर इसके बाद यहाँ से चलते हैं, वही समांतर रेखाएं यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, ये तिर्यक का वर्क करेगी, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। चलिए हम कोणों को अलग करने के लिए इसको डबल चाप के द्वारा दिखा दे रहे हैं, यानी यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, और ये ए ऑलरेडी उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो एक चीज़ याद रखिएगा थेल्स प्रमेय से संबंधित, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। निष्कर्षतः जैसे आपको ये बता दें, ये त्रिभुज ए बी सी हो और एक दूसरा त्रिभुज डी ई एफ हो, इस कंडीशन में अगर आप देखें यह कोण इस कोण के बराबर हो, ये दूसरा वाला कोण दूसरे वाले कोण के बराबर हो और ये तीसरा वाला कोण तीसरे कोण के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो उस स्थिति में आप लिखते हैं छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा, यानी ए बी बटे डी ई, ये बराबर होता है दूसरे त्रिभुज पहले त्रिभुज की संगत भुजा यानी छोटे त्रिभुज की भुजा ए सी बटे छोटे त्रिभुज के संगत बड़े त्रिभुज की भुजा डी एफ, ये इसके इक्वल हो जाएगी, बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा बी सी बटे बड़े त्रिभुज की भुजा ई एफ, ये ई एफ हो गया। यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलता है। तो परीक्षाओं में प्रायः किनारे वाली भुजाओं की लंबाइयाँ वगैरह देता है, फिर इसके बाद इसमें अनुपात पूछता है या किसी एक भुजा को देकर दूसरी भुजा की वैल्यू पूछ देता है। प्रायः जहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन परीक्षा में इनमें से किसी, ये सारी भुजाएं जो किनारे की हैं वो दिया रहेगा और इनमें से कोई एक भुजा देकर एक भुजा पूछ देता है, यानी बच्चे हमेशा थेल्स प्रमेय के चक्कर में पढ़कर सवाल को गलत कर बैठते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें सेम कंडीशन वही है, यहाँ पर दोनों भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई प्राप्त नहीं है, इन दोनों में से कोई अगर एक ज्ञात हो तो एक की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। फिलहाल हम इन दोनों भुजाओं में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है डीई और बीसी का रेशियो क्या होगा। तो अब इस त्रिभुज में देखिए, चूंकि त्रिभुज ए डी ई मतलब हम छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो यहाँ पर समरूपता दिखाएंगे। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसलिए आप ये लिख देते हैं छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा, यानी ए डी बटे ए बी बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा। तो छोटे त्रिभुज की भुजा आपकी मिल रही है डी बटे बड़े त्रिभुज की भुजा क्या मिल जाएगी, बी सी मिल जाएगी। अब टोटल वैल्यू यहाँ से काउंट करके रख सकते हैं। ए डी की लंबाई जैसा कि आप देख रहे हैं, ए डी की लंबाई हमें 4 गिवन है। अब बटे ए बी, हमसे ए बी की लंबाई पूछी जा रही, तो 4 ये और 2 ये, टोटल मिला के 4 + 2 लिख सकते हैं आप, 4 + 2। याद रखिएगा मैंने अभी आपको एक बात का जिक्र किया था, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हो तो किसी एक भुजा का मान ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज इनका रेशियो ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेशियो ही प्राप्त कर लेते हैं, ये मिल जाएगा डी बटे बी सी। अगर डी और बी सी में से किसी एक वैल्यू को दे दिया गया होता तो हमारी एक भुजा कन्फर्म हो जाती। और ये जो मैं ये लास्ट पोजीशन बता रहा हूँ, संभवतः परीक्षा में उन्हीं से एक क्वेश्चन उठाएगा और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के पश्चात आपका मिलेगा 4 बटे
6 बराबर DE बटे BC। अब इसको काट दें तो ये हो जाता है DE संबंधे BC। अगर इसको अनुपात में लिखना चाहें तो ये मिलेगा DE संबंधे BC। अब आप देखिएगा DE के संगत जो अंक आया हुआ है हमारा 2 है और BC के जो संगत अंक आया है वो 3 है। तो ये DE और BC में अनुपात आपका निकल के आ गया। याद रहे बेटा, आपसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को दिया जाए और पूछा जाए तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा मिनट वाली सुई पूरे 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। यानी ऐसा सोच लीजिए मिनट वाली सुई यहाँ से चलना प्रारंभ करे और पूरे 60 मिनट के दौरान अपनी स्थिति पर पुनः आती है तो 60 मिनट में ये बनाती है 360 अंश का कोण। इसलिए 1 मिनट में बनाएगी, 1 मिनट में 360 बटे 60 का कोण बनाती है। ये आ जाता है आपका, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। और आपको दिया कितना गया है, एक घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में, यानी अगर 5 मिनट में ये ट्रैवल करेगी तो क्रमांक 12 से, बस आपको समझाने का मात्र एक साधन है, 1 पर पहुंचती है। इन अंतरालों के बाद इनका कोण क्या बनेगा, क्योंकि आपको अब पता हो चुकी है कि 1 मिनट में अगर सुई 6 अंश का कोण घूमती है तो पूरे 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में जो कोण बनाया जाएगा वो 6 गुणे 5 यानी ये हो जाएगी 30 डिग्री की वैल्यू। अब आपको निकालना नहीं है, आपको नॉर्मली हमने समझा दिया है। तो आप सवाल को कहाँ से शुरू करना है, आपका एक त्रिज्य खंड मिल गया, इस त्रिज्य खंड का एरिया बता देना है आपको। ये त्रिज्य खंड का एरिया क्या होगा, इस एरिया को जानने से पहले ये एंगल पता होना चाहिए जो हमने नीचे बता दिया। तो आपको चूँकि सवाल लगाना रहेगा, शुरू से आखिरी तक सवाल लगाना है, इसलिए आपको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मिनट की सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है उसकी वैल्यू होती है 6 डिग्री। इसलिए मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण 6 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक त्रिज्य खंड मिल रहा है, इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। इसकी रेडियाई दे रखी है, ये है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या मिल चुकी है। इसका एंगल आपने अभी ज्ञात कर लिया, इसका एंगल है 30 डिग्री, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब आपको एक सीधा सा फार्मूला यूज करना होगा, वो फार्मूला है त्रिज्य खंड का। आपको पता होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आइए, टोटल वैल्यू हमको मिल चुकी है, r की भी वैल्यू मिल चुकी है, r के साथ साथ हमें थीटा की भी वैल्यू प्राप्त है। तो हमें इजीली से इसको इन मानों को रख के सिर्फ कैलकुलेट करना है, और इन मानों को रखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। तो पाई की वैल्यू दोबारा से लिखते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू जो मिल जाएगी, आर रेडियस की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, तो 14 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास में 30 आ रही है, ये 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई का 360 लिख सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने इसको अंश में नहीं रखा, इसको हल करने के बाद ये इस प्रकार की कंडीशन में आएंगे। अब आइए आगे देखते हैं, ये मिलेगा 22/7 गुणे 14 गुणे 30/360। अब इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं, जो कटने वाली राशि काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा। अब इसको एक बार और काट दीजिए, 2 6 जा, और फिर इसके बाद ये 6 टाइम्स में कट गया,
2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब एक 7 से 7 को काट दीजिए, ये कट गया। अब इसको काट देते हैं, इसको काट दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा 11। अब ये आपका 11 आ गया। अब इसका 11 का 14 में गुणा कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई, ये मिल गया 3। अब इसका गुणा कर लेते हैं 14 का 11 में, तो हमें 14 और 14 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 4, 4 एंड 1 5, 1 5 4 मिल गया, डिवाइड बाई 3, यानी 1 5 4 डिवाइड बाई में 3। अब इसको काट दें, 3 एक अन्नम 3 5 15, और फिर मिलेगा 3 एक अन्नम 3, 51.33। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 51.33। अब आइए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए x + 1/2 बराबर x + 1/x द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीपल करके सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो ये मिलेगा x कोष्ठ में x + 1 बराबर 2 कोष्ठ में x + 1। ज़रा कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये मिल जाएगा x² + x बराबर, ये मिलेगा 2x + 2। ट्रांसपोजिशन करते हैं इसको, तो ये मिलेगा x² + x माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, या ये इस रूप का हुआ x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, ये जो समीकरण है इसमें वेरिएबल की पावर यानी x की घात कितना आ चुकी है, 2 आ चुकी है, इसलिए यह 2 घात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का च है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का च दिया हुआ है। x y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना 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 संरेखी हैं, 7,0 संरेखी हैं। इसके लिए आपको क्षेत्रफल फार्मूला पता होगा, हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। चूँकि अब ये देखिएगा कोई भी बिंदु समरेखीय कब होते हैं, उसके लिए कंडीशन हमारे पास में आती है। अगर मान लें यह बिंदु जो दिया है x, y है, ये बिंदु दिया हो 1, 2 और ये वाला बिंदु दिया हो 7, 0। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये समरेखी हैं, प्रश्न ये है संरेखी हैं, संरेखी का मतलब होता है ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर पड़ जाएं, यानी यह एक रेखा पर पड़ेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है वो क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। यानी अब हम आपको फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2 अंडर ब्रैकेट x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। ये वैल्यू हमें मिल गई और इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। अब आगे चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो बिंदु दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ था, सेकंड पॉइंट 1, 2 लिखा हुआ, थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। थोड़ा सा हम ये न लिखते हुए एक काम और कर लेते हैं। एक काम करने का मतलब इसमें हम बिंदुओं को क्लासिफाई कर लेते हैं। x1 की जगह पर आपका बन रहा है, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू का काम कौन कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट अगर हमने a इसको माना है, b इसको माना है, c इसको माना है, तो a को 1 1 कह लीजिए, यानी x1 बराबर आपका आता है x1 बराबर आपका आ गया x, और y1 बराबर आपका आया y1 बराबर आपका आ गया y, और x2 बराबर 1, x2 बराबर 1 आया, और फिर इसके बाद y2 बराबर 2, y2 इज इक्वल टू, अब x3 लेते हैं, x3 इज इक्वल 7 और y3 इज इक्वल 0। अब ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2
अब ध्यान दीजिएगा x1 की वैल्यू हमारे पास में x है, x कोष्ठ में। अब आपको पास आ रहा y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू आपकी 2 है, माइनस y3 की वैल्यू 0 है, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस 0। प्लस में मिलता है x2, तो ध्यान दीजिएगा अब x2 ना लिखकर x2 की वैल्यू सिर्फ लिखेंगे। x2 की वैल्यू कितना है, 1 हमारे पास में है। x2 के बाद आपका y3 और y1 आ रहा है, तो y3 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास में सिर्फ y आई है, तो यहाँ पर y लिख लेते हैं। फिर इसके बाद प्लस x3 की वैल्यू डिफाइन करते हैं, ये आपका ऑलरेडी 7 है, x3 की वैल्यू ये 7 आ चुकी है। फिर इसके बाद y1 की वैल्यू ढूंढते हैं, तो y1 की वैल्यू फिर से आपकी y आ गई। और फिर इसके बाद y2 की वैल्यू जब हम खोजेंगे तो ये हमारा y2 2 मिलता है, तो यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा और कोष्ठक बंद हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो एरिया हमारी आ चुकी है ट्रायंगल की ये है, लेकिन अभी मैंने शर्त क्या बताई, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो ही ये समरेख हो पाएंगे, अदरवाइज ये पॉइंट ए अलग ही अपना होगा, ये दोनों BC रेखा से परे होगा या B बिंदु AC से परे होगा। इस तरह से अगर इनको संरेख होना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा, यानी ये जो एरिया है इसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं और कैलकुलेट करते हैं ये किस प्रकार से बिंदु की वैल्यू आएगी, यानी x और y परस्पर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो पाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं, तो ये हमारा मिलता है 0 बराबर 1/2 कोष्ठक में। इसको ज़रा गुणा करते हैं, इनको जोड़ घटा देते हैं, तो हमारे पास में केवल 2 प्राप्त होता है, तो ये मिलेगा 2x। और फिर इसके बाद यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा माइनस का y, तो ये हो जाएगा माइनस y। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा और गुणा करते हैं थर्ड पोर्शन में, तो ये मिलता है 7y माइनस 14। गुणा करें तो ये मिलता है प्लस में आएगा 7y माइनस 14, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, 1/2 को इधर भेजें या फिर इसको दोनों पक्षों में 1/2 से भाग करें, तो ये 0 की वैल्यू प्रदान करता है हमें। यानी अब टोटली हम इसको कुछ इस रूप में लिख सकते हैं, 2x एट प्लेस 7y में से 1y निकाल दें तो बचता है हमारा प्लस 6y और माइनस में आपका आता है 14, इसको लिख सकते हैं बराबर 0। अगर हम 2 से भाग की प्रक्रिया दे दें, 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दें, तो भाग देने के उपरांत आपका मिल जाता है, कितना मिलेगा, 2 से भाग दे दें तो ये मिलता है x प्लस 3y माइनस 7 बराबर क्या, 0। तो x y में ये अभीष्ट संबंध है जो दिया हुआ था, यानी बिंदु 1,2 7,0 तथा x, y समरेखीय होंगे यदि ये बिंदु इस पर आ जाए। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन सही है अथवा नहीं। यानी अगर ये तीनों पॉइंट्स समरेखी होंगे तो तीनों पॉइंट्स अलग अलग इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत है। ये चेक करने के लिए ज़रा फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ रखें और देखें क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होता है। तो इसका LHS अभी हम देखिए उत्तर की जांच कर रहे हैं, आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। वैसे पेपर में उत्तर जांच करने का समय मिलता ही नहीं है, इत्मीनान से और धैर्यपूर्वक आप लगाते रहिए, सवाल आपका सही हो जाएगा। LHS इज इक्वल आपका आ चुका है x प्लस 3y माइनस 7। ज़रा इस पॉइंट को रख कर देखते हैं, अगर ये हमारा ऑप्शन सही है, हमारा कैलकुलेशन सही है, तो इसका आंसर बिल्कुल दाएं पक्ष के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट में x की जगह पर 1 रखते हैं, तो x की जगह पर 1 रख दें प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह y की वैल्यू रखते हैं 2, तो y की वैल्यू 2 रखते ही फिर इसके बाद माइनस 7 मिलता है। इसको कैलकुलेट करें 3 दूना 6 1 7 यानी 7 माइनस 7 दिस इज इक्वल 0। यानी हमारी 50% बात सही हो चुकी है। अब लास्ट में बच रहा है एक पॉइंट, ज़रा इसको भी चेक करके देख लेते हैं क्या ये वैल्यू सही आ रही है। तो इसके लिए भी वही फिर से दोबारा रूल अपना लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7। अब इसकी भी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए यदि ये तीनों समरेख होंगे।
तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू हमने कितना रखी है 7, तो यहाँ यक्स की वैल्यू 7 रख दें, प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो इसको 0 रख के -7 अगर चेक करें तो ये मिल जाएगा 7 - 7 दिस इज इक्वल टू 0। यानी तीनों ही बिंदु आपस में इस शर्त को पूरा करते हैं, अतः यह दिया गया बिंदु समरेखीय है।